वेलकम टू डेली फैक्ट मॉडर्न हिस्ट्री क्लास 10th। हमने एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें हम जनरल स्टडीज़ के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर, जितने भी हमारे जो जीएस के सब्जेक्ट्स हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। और हम जो है वो क्लास 10th तक जो है वो पहुंच चुके हैं। इससे पहले की जितनी भी क्लासेस है वो फ्रीली अवेलेबल है और यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है हमने, आप चेक कर सकते हैं। इवन अगर आप हमारे लाइव कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ टेलीग्राम पर जो है वो जुड़ सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम के थ्रू भी जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन जो हमारी ये सीरीज़ है जो हमने शुरुआत की है जनरल स्टडीज़ के रिगार्डिंग, ये सभी एग्जाम्स के लिए अवेलेबल होगी। जिस तरह से जो है वो टैट यानी कि जो टीजीटी जो कमीशन है वो भी आने वाला है, ठीक है। और अगर हम बात करें पुलिस और पटवारी के एग्जाम्स, इवन ये भी जो है वो अभी न्यूज़ चल रही है कि हो सकता है पुलिस का जो है वो पहले रिटर्न हो। तो इसलिए जो है वो हमें थोड़ी सी जो है वो प्रिपरेशन पहले से ही रखनी चाहिए। और बिहार पीसीएस की अगर हम बात करें वहाँ पर भी जो है वो मॉडर्न हिस्ट्रीज के रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस पूरी सीरीज़ में हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि हम इतना जो है वो कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और इतने डेप्थ में कंसेप्ट को पढ़ेंगे कि हमें जो है वो किसी और सोर्स को फॉलो करने की फिर बाद में ज़रूरत नहीं पड़े। और सभी जितने भी हमारे लाइक मॉडर्न हिस्ट्री के जो बुक्स है उन सभी को जो है वो मैंने कंसाइज करके जो है वो ये नोट्स बनाए हैं। और ये आपको जो है वो यूजीसी नेट के लिए भी जो है वो हेल्प कर सकते हैं। इसमें जो हमारा कोर टारगेट है वो यही है विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री कि हम जो है वो इवेंट वाइज या फिर अगर हम बात करें जो है वो गवर्नर जनरल वाइज जो है वो पूरा कवर कर रहे हैं कि कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पे कौन सा इवेंट हुआ था और उसमें क्या क्या जो है वो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उस इवेंट से जुड़े हुए। और लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें जो है वो हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 को कवर किया था पूरा। उससे और साथ में अगर हम बात करें तो जितने भी जो अपराइजिंग्स है हमने पढ़ा था, जो अपराइजिंग्स बिफोर 1857 डायरेक्ट जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इवन मेंस में भी अगर हम बात करें तो भी पूछा जाता है कि क्या जो है वो मेन कारण थे और क्यों जो है वो ये रिवोल्ट हुए और इनका क्या जो है वो रिजल्ट था। इस तरह से जो है वो हमने कवर किया था। और इसको पढ़ने की एक शॉर्ट ट्रिक भी है, मतलब जिस तरह से जो है वो हम एक अप्रोच के साथ इसको पढ़ सकते हैं कि हम जो है वो एक ट्रायंगल फॉर्मेट में जो है वो इन सभी रिवोल्ट्स को बनाकर पढ़ सकते हैं। मेनली सबसे पहला जो पॉइंट बनता है रिवोल्ट का, ठीक है, वो बनता है कारण कि क्यों जो है कोई रिवोल्ट हुआ। देन उसके बाद कारण के बाद दूसरा जो पॉइंट बनता है वो बनता है इवेंट्स का, जहां पर हम बात कर सकते हैं लीडर्स की कि कौन कौन जो है वो मेन लीडर्स थे। और फिर फाइनली लास्ट जो बनता है वो बनता है रिजल्ट का। और ये जो रिजल्ट है यहाँ पर हम बात कर सकते हैं किसी भी ट्रीटी की, या फिर अगर हम बात करें कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव या कुछ भी जो है वो फाइनली कमीशन बनाया गया कुछ भी, उसको हम कंक्लूड कर सकते हैं। और इस अप्रोच के साथ जो है वो हम सभी जितने भी हमारे रिवोल्ट्स हैं या जितने भी हमारी जो वॉर्स हैं उन सभी को जो है वो हम कवर कर सकते हैं। इवेंट्स में लीडर्स के नाम साथ रखने के मतलब नाम याद रखने के साथ जो है वो हम बैटल का नाम भी याद कर सकते हैं कि जो है वो इंपॉर्टेंट बैटल कौन सी थी या किसने किसने जो है वो किस तरह से रोल प्ले किया। और कारण को जो है वो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक पॉलिटिकल कारण यानी कि राजनीतिक कारण, उसके बाद इकोनॉमिक कारण यानी कि आर्थिक कारण, और फिर उसके बाद थर्ड सोशल कारण यानी कि सामाजिक कारण। तो इस तरह से जो है हम डिवाइड करके जो है वो पढ़ सकते हैं। आज हम बात करेंगे लॉर्ड कैनिन के बारे में। लॉर्ड कैनिन के टाइम पे होने वाले जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट इवेंट है उन सभी को हम कवर करेंगे। लॉर्ड कैनिन बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। 1856 में ये भारत में आए और 1862 तक जो है वो ये भारत में रहते हैं। यानी कि एक पॉइंट क्लियरली याद रखना कि जो रिवोल्ट हुआ है 1857 का वो जो है वो इनके टाइम पे हो रखा है। ये की पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं लॉर्ड डलहौजी को लेकर। डलहौजी जो है वो 1856 में वापस चले गए थे और उनको रिप्लेस कर दिया था लॉर्ड कैनिन ने। अब इनके टाइम पे जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए तो सबसे पहला तो यही है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 इनके टाइम पे हुआ जिसको हम पूरा कवर कर चुके हैं। उसके बाद एक वाइट मुटनी हो रखी है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि वाइट मुटनी बोल रहे हैं, मतलब गोरे लोग जो थे यानी कि जो ब्रिटिशर्स और ब्रिटिश ऑफिसर्स थे कंपनी के, उन्होंने जो है वो रिवोल्ट किया। इसका कारण क्या था? इसका जो मेन कारण था कि जिस तरह से पावर जो है वो जब ट्रांसफ़र हुई, पावर को हमने जब ट्रांसफ़र किया कंपनी से क्राउन, कंपनी टू क्राउन, तो उस केस में जो है वो बहुत सारे जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने जो है वो विद्रोह किया। ये एक मुख्य जो है वो कारण था इस वाइट मिटरनी का, ये हमें याद रखना है। लॉर्ड कैनिन को जो है वो फर्स्ट वॉइस रॉय भी कहा गया है भारत के लिए।
अभी ये हम पढ़ चुके हैं, इसको हमने कवर कर दिया था। गुड गवर्न जो हमारा एक्ट था, गुड गवर्नेंस एक्ट 1858, उसमें जो है वो हमने ये कवर कर दिया था कि जो फर्स्ट वॉइस रॉय बनाया गया था वो थे लॉर्ड कैनिन, और इसमें जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया था एक तरह से। देन उसके बाद इनके टाइम पे ही जो है वो इनकम टैक्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इनकम टैक्स का जो सिस्टम था वो सबसे पहला इनके टाइम पे आया था, कि यानी कि जो आपकी इनकम होगी उसके ऊपर कुछ परसेंट टैक्स जो है वो सरकार लगाएगी। देन उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट और है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसको गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहा गया है। इसके फीचर्स को हम जो है वो कवर कर चुके हैं। देन एक पॉइंट और आता है यहाँ पर, वो आता है इंडियन काउंसिल एक्ट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जो है वो हम कवर करते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब ये जो एक्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है। अगर हम बात करें इस एक्ट के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले तो ये एक पॉइंट याद रखना कि इस एक्ट में जो है वो लोकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि भारतीय लोग भी जो है वो ब्रिटिश सरकार का जो है वो हिस्सा होंगे, ऐसा प्रोविज़न इसमें लाया गया। और सेकंड, एक 1859 में लॉर्ड कैनिन एक सिस्टम लेकर आए थे जिसको कहते हैं पोर्टफोलियो, पोर्ट FOLIO, पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम में क्या होता है, जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर के पास सारी जो है वो मंत्रालय, सब सारा कंट्रोल उसके पास होता है। देन उसके बाद वो मिनिस्टर्स अपॉइंट करता है, कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इस तरह से होम मिनिस्ट्री। तो जो ये इस तरह से जो है वो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन जब करता है CM, या अगर हम बात करें PM, तो उसको कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। मतलब सारी की सारी पावर एक के अपने पास नहीं रखना, इसका मतलब क्या, पावर जो है वो या फिर जो फंक्शंस है सरकार के, जो काम करने के तरीके हैं, उसको सभी में बराबर बांटना। ठीक है। देन उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इनके टाइम पे आता है कि जो हायर पोस्ट है, यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि जितनी भी हायर पोस्ट है उसके ऊपर ब्रिटिश होंगे, लेकिन जो लोअर पोस्ट होगी, ठीक है, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो भी जो लोअर पोस्ट होगी वहाँ पर इंडियंस होंगे। अब वहाँ पर इंडियंस का मतलब क्या हो गया कि क्लर्क, यानी कि क्लर्क कौन होगा, सारे के सारे मैक्सिमम इंडियन होंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई ब्रिटिश क्लर्क जो है वो ब्रिटेन से आता है तो उसको हाई सैलरी पे करनी पड़ती थी, और हाई सैलरी पे करने का मतलब क्या हो गया, सरकार का ज़्यादा खर्चा। तो सरकार उस खर्चे को अवॉइड करने के लिए क्या करती थी, इंडियन क्लर्क्स को अपॉइंट करती थी। और एक पॉइंट और आता है यहाँ से कि इंडियंस की भी जो है वो सिविल सर्विसेज में एंट्री होती है, प्लस ये रिक्वेस्ट की जाती है कि एग्ज़ाम जो है वो भारत में हो और भारतीय लैंग्वेजेस में हो, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो ये हमें याद रखना है। और साथ में एक छोटा सा और एक एक्ट है, वो है इंडियन, ये एक्ट के ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, इसको बनाया गया था, यानी कि हाई कोर्ट्स लाइक आपके मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, इसमें जो है वो आपके जो है वो ये तीन जो है वो हाई कोर्ट्स जो है वो बनाए गए। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि हर एक हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होगा और प्लस 15 जो है वो जजेस होंगे। ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ से हमें एक कंसेप्ट क्लियरली पता चलता है कि भारत में क्या हुआ है, रूल ऑफ लॉ की जो है वो शुरुआत जो है वो यहाँ से देखी गई है डायरेक्टली। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट भी इसको समझ सकते हैं कि डायरेक्ट जो है वो एक तरह से रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट जो है वो भारत में शुरू होता है। और इस तरह से अगर हम इसको लर्न करके पढ़ते हैं तो हमें जो है वो काफ़ी जो है वो एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। देन उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे जो है वो एक फिफ्थ मेंबर यानी कि फाइनेंशियल मेंबर भी जो है वो ऐड किया गया था। एक फीचर हम इसमें और ऐड कर सकते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में, कि इसमें एक तो जो है वो आपका फिफ्थ मेंबर यानी कि जो गवर्नर जनरल थी उसकी एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल थी उसमें पहले 4 मेंबर थे, प्लस उसमें एक मेंबर को और ऐड कर दिया गया था, दैट इज़ योर फाइनेंशियल मेंबर। और यहाँ पर यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो है वो पोस्ट एक तरह से क्रिएट की गई थी, और जो पर्सन ऐड किए गए थे उनका नाम था जॉन विल्सन, या जेम्स, सॉरी नॉट जॉन जेम्स विल्सन, जेम्स विल्सन। अब ये नाम याद रखना जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1860 में पहली बार बजट को इंट्रोड्यूस किया गया है भारत में। ये कोर कंसेप्ट है जो हमें ये जो है वो एग्ज़ाम के लिए हेल्प करेगा, कि 1860 में जो है वो पहली बार जो है वो बजट के प्रोविज़न को जो है वो ऐड किया गया था भारत में, और जेम्स विल्सन जो है वो फर्स्ट जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री थे। अदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स की अगर हम बात करें जो लॉर्ड कैनिन के टाइम पे हुए, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो हमें याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहला यहाँ पर जो आता है वो आता है IPC, इंडियन
पिनल कोड, ये अगर हम बात करें 1860 में जो है वो अभी इंट्रोड्यूस हुए थे और अभी इनको रिप्लेस कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता के साथ, और इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 1862 से हुई। ये भी ईयर इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। और एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, 1861 में ये भी बनाया गया था, जिसने जो है वो बाद में डिस्कवरी करी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, हड़प्पा सभ्यता जिसको कहा जाता है, या फर्स्ट जो है वो अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण। भारत का जो पहला शहरी शहर थे वो कौन था? इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। पोर्टफोलियो सिस्टम की हम बात कर चुके हैं, ठीक है। 1858 में वो लॉर्ड कैनिन ही थे जिन्होंने जो है वो जो क्वीन विक्टोरिया थी, विक्टोरिया की जो डिक्लेरेशन थी, क्वीन विक्टोरिया की एक डिक्लेरेशन की अब जो है वो कंपनी रूल खत्म हो चुका है, अब जो है वो भारत में जो है वो ताज का शासन यानी कि क्राउन का जो रूल है वो जो है वो शुरू होगा। इसकी जो डिक्लेरेशन थी, ये इलाहाबाद जो है वो आपका दरबार एक कंडक्ट करवाया गया था, इलाहाबाद दरबार 1858 में, वहाँ से जो है वो आपका जो है वो रीड की थी लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है। ये एक याद रखना है। प्लस उसके बाद एक पॉइंट हम और याद कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज़, हमने बात की थी कि UNIVERSITI यूनिवर्सिटीज़ जो है वो हमने बात की थी 1853 के एक्ट के अंडर की यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएगी वुड्स डिस्पैच में। तो यहाँ पे बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में जो है वो यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, 1857 में बनी, बाद में है, लेकिन किसके टाइम पे बनी है? लॉर्ड कैनिन के टाइम पे। देन उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट जो इनके टाइम पे हुआ जिसको हम याद कर सकते हैं वो है जो इनकम टैक्स। ये समझना है, इनकम टैक्स पहली बार इन्होंने ही लगाया था। इनकम टैक्स जो है वो 5%, 5% जो है वो इनकम टैक्स था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। और इसके लिए जो लिमिट रखी गई थी वो 500 रुपीज़ एनुअली रखी गई थी कि जिसकी इनकम 500 या 500 से ज़्यादा हो रही है, लेकिन बात की गई है एनुअली, ठीक है, ये भी याद रखना, एनुअली जो है वो यहाँ पर रहता है। देन उसके बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ योर इंडिगो, INDIGO, इंडिगो रिवोल्ट। इंडिगो रिवोल्ट 1859 से लेकर 60, और हर साल जो है वो ये रिवोल्ट किसी ना किसी पेपर में पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो याद रखना कि ये तिनकथिया सिस्टम एक बार चंपारण में भी जो है वो अभी जब 20वीं सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी जो है वो आपका चंपारण सत्याग्रह 1917 में आता है जहाँ पर गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन इंडिगो रिवोल्ट जो है वो 1859 और 60 में भी हो रखा है, जहाँ पर जो लीडर थे, ठीक है, लीडर्स के नाम जो है वो याद रखने बहुत ज़रूरी है जिन्होंने रोल प्ले किया था यहाँ पर। उसमें दिगंबर विश्वास, और जो सेकंड लीडर थे उनका नाम था विष्णु विश्वास। ये दो जो है वो इम्पॉर्टेंट जो है वो लीडर्स थे जिन्होंने जो है वो की रोल प्ले किया था इस रिवोल्ट में। अभी हम इस रिवोल्ट को जो है वो इस तरह से ट्रायंगल बनाकर पढ़ेंगे कि क्या जो है वो कारण थे। सबसे पहले हम कारण पढ़ेंगे, कारण क्या थे। तो पहला जो कोर कारण था यहाँ पे अगर हम समझे, ठीक है, बहुत इजी फॉर्मेट में हम इसको समझेंगे, वो था कि कैश क्रॉप को इंट्रोड्यूस कर दिया था। इंडिगो मतलब एक तरह से कैश क्रॉप, यानी कि जो है वो आपको जो आपकी उपजाऊ भूमि है, ठीक है, जो आपकी फर्टाइल लैंड है उसके ऊपर जो आपको इंडिगो ग्रो करना पड़ेगा। सेकंड कारण ये जो था इसमें वो ये था कि ये कैश क्रॉप थी, यानी कि पैसे आपको मिलेंगे, लेकिन पैसे मिल रहे थे कम, और पैसे कम मिल रहे थे और सेकंड पे फर्टाइल लैंड पर ग्रो करना था, तो इसकी वजह से भी जो है वो ये रिवोल्ट हुआ। और जो थर्ड कारण आता है वो आता है बॉन्ड, यानी कि एक तरह से एग्रीमेंट कि प्लांटर्स जो थे या जो इंडस्ट्रीज थी वो जो है वो एग्रीमेंट साइन करवाती थी फार्मर्स के साथ जो भी इंडिगो को ग्रो कर रहा है। तो इस केस में जो है वो ये जो है वो तीन मुख्य कारण है जिसकी वजह से जो है वो ये रिवोल्ट हुआ, और कहीं ना कहीं इससे जो अभी फार्मर्स को नुकसान होने लगा, ठीक है, एग्रीकल्चर पे भी इफेक्ट पड़ा। देन उसके बाद आती है बारी इवेंट्स की कि क्या क्या जो है वो मेन इवेंट्स है। तो इवेंट्स में सबसे पहला मैं आपको बता चुका हूँ कि हमें लीडर्स के नाम याद रखने हैं। देन उसके बाद यहाँ पर जो है वो पीजेंट्स जो थे उन्होंने जो है वो पार्टिसिपेट किया और डायरेक्ट विद्रोह किया, वायलेंस हुआ है यहाँ पे, और इसका जो रिजल्ट रहता है, ठीक है, रिजल्ट इसका पढ़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है। रिजल्ट में क्या होता है कि यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, ब्रिटिश, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, पुलिस एक्शन तो होता है नो डाउट, ठीक है, लेकिन ब्रिटिश सरकार क्या करती है, कमीशन अपॉइंट करती है।
कमीशन की जो है वो अपॉइंटमेंट होती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक कमीशन अपॉइंट करती है स्टडी करने के लिए कि क्यों ये जो है वो रिवोल्ट हुआ। फाइनली जो है वो इसमें जो की पॉइंट्स हमें एग्ज़ाम के लिए साथ में याद करने हैं, उसमें जो सबसे पहला आता है वो ये कि एक नील दर्पण, ये लिंक करता है आपका कहीं ना कहीं नील दर्पण, ये एक प्ले था, ठीक है, बंगाली प्ले। अगर हम इसकी बात करें, ये लिखा था दीन बंधु मित्रा ने, ठीक है, ये नाम जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। दीन बंधु मित्रा ने जो है वो ये प्ले लिखा था। और इस प्ले में अगर हम बात करें यहाँ पे, इन शॉर्ट इस प्ले में जो है वो उन्होंने जो है वो रिवोल्ट के बारे में बता रखा है। उसके बाद एक जो और हमें याद रखना है इसके रिगार्डिंग, वो है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है द हिंदू पेट्रोइट। द हिंदू पेट्रोइट, ये जो आपका एक तरह से बंगाली न्यूज़पेपर था, बंगाली न्यूज़पेपर, और इस न्यूज़पेपर ने भी जो है वो कवर किया है इस रिवोल्ट को। और इसको लिखा है, इसके जो राइटर थे उनका नाम था चंद्रा हरीश चंद्रा मुखर्जी। हरीश चंद्रा मुखर्जी जो है वो इस ये जो न्यूज़पेपर था इनके राइटर थे, ठीक है। एक तो हम ये याद कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, और सेकंड हमें जो है वो लीडर्स के नाम याद रखने जरूरी है, दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास। तो नील दर्पण हो गया और हिंदू पेट्रोइट जो हमें याद रखना है। देन उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट इवेंट्स इनके टाइम पे हुए, तो उसमें पोर्टफोलियो सिस्टम को हम कवर कर चुके हैं, हमने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करी, और साथ में हमने बात करी कि यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बनाई कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में, ठीक है। इनकम टैक्स इनके टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था, और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जिसको जो है वो हम कवर कर चुके हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ से हमें एक पॉइंट और भी जो है वो क्लियर होता है कि जो आपका ये लॉर्ड कैनिन का जितना भी जो है वो टाइम रहा है, वो एक तरह से जो है वो पावर ट्रांसफ़र का रहा है। मतलब पावर जो है वो ट्रांसफ़र हुई, तो इस फेज़ में हम जो है वो रिफॉर्म्स को देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े जो है वो सरकार में रिफॉर्म्स हुए। जैसा कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनको ख़त्म कर दिया गया, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो एक पोस्ट क्रिएट करी गई अलग से, जो कि ब्रिटिश एमपी होगा और इंडिया के अफेयर्स के रिगार्डिंग जो है वो क्वीन को गाइड करेगा कि क्या क्या जो वो चेंजेस किए जा सकते हैं। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में 15 मेंबर की जो है वो एक काउंसिल बनाई गई थी, ठीक है। इस काउंसिल का जो काम था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करना था। देन उसके बाद गवर्नर जनरल को जो है वो वॉइस रॉय बना दिया, और जो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन थी, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन उसको भी जो है वो ख़त्म कर दिया गया। यानी कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था उसको जो है वो अबॉलिश कर दिया। अब जो है वो कोई एनेक्सेशन नहीं होगी, और जो प्रिंसली स्टेट्स है उनके साथ अब दोस्ती की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि दोस्ती जो है वो प्रिंसली स्टेट्स के साथ की जाएगी। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल बुशहर का जो राजा था, ठीक है, शमशेर सिंह, उसने जो है वो क्या किया था, अगर हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो उसने जो है वो रिवोल्ट में जो है वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं किया था। तो दैट मीन्स उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन इस पॉलिसी के अंडर की कोई एनेक्सेशन नहीं होगा, तो जो बुशहर का राजा था उसको माफ़ कर दिया। देन उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है जिनके बारे में पढ़ना जो है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ लॉर्ड एल्गिन वन। लॉर्ड एल्गिन वन, लॉर्ड एल्गिन वन की अगर हम बात करें तो 1862 से लेकर 63, ऑलमोस्ट 24 ईयर्स जो है वो इन्होंने जो है वो एज अ गवर्नर जनरल जो है वो भारत का जो है वो पद संभाला। इसमें इंपॉर्टेंट जो हमें है कि हमने बात की थी लेजिस्लेटिव काउंसिल की, लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो है वो हमने बात करी थी। यानी कि लेजिस्लेटिव का मतलब क्या हो गया कि कानून बनाने वाली बॉडी, कानून जो कानून बना रही है। अब कानून बनाने वाली बॉडी सबसे पहली तो पार्लियामेंट, जो कि 1853 के एक्ट में बनी थी, जिसको हमने मिनी पार्लियामेंट कहा। एक तरह से सेपरेशन किया है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव का, जो कानून बना रही है और कानून को इम्प्लीमेंट कर रही है, उन दोनों को सेपरेट कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है इनके टाइम पे, एक जो हम लाइक उनके जो ब्रिटिशर्स के जो मेन रीजन थे, बॉम्बे, बंगाल, इनके लिए जो है वो अलग से जो है वो एक तरह से अगर हम बात करें, अलग से जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो इनको दी गई। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो अलग से जो है वो प्रोवाइड की गई, किसको, बॉम्बे बंगाल को। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। इसका मतलब क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन।
डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो इसको कहा जाता है, कि पावर का केंद्रीकरण जैसे किया गया था, तो अभी क्या हो रहा है, विकेंद्रीकरण। 1773 से लेकर 1858 तक जो है वो सेंट्रलाइजेशन हो रखी थी, यानी कि केंद्रीकरण। लेकिन इसके बाद जो है वो पावर जो है वो अदर जो आपकी प्रेसिडेंसीज थी उनको भी देनी शुरू हुई। ठीक है, एक तो हमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। सेकंड, उसके बाद हमें याद रखना है कि ये जो पर्सनालिटी थे ना, लॉर्ड एल्गिन, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ डिप्लोमेट की थी। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जो है वो एज अ डिप्लोमेट करी थी। ठीक है, और इन्होंने जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ कनाडा भी जो है वो सर्विस कर रखी है पहले। यानी कि पहले जो है वो भारत में आने से पहले एक गवर्नर जनरल ऑफ कनाडा थे 1847 से लेकर 54 तक। ठीक है, देन उसके बाद एक वहाबी मूवमेंट जो है वो इनके टाइम पे हो रखी है। ये इंपॉर्टेंट रहता है, वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट, अब देखो नाम से ही लिंक कर रहा है कि एक मुस्लिम मूवमेंट है। ठीक है, तो हमें अब इसमें एक वर्ड और साथ में ऐड करना है, वो है रिवाइवलिस्ट। रिवाइवलिस्ट मुस्लिम मूवमेंट, मतलब इसका काम क्या था कि जो इस्लाम की जो प्योर टीचिंग्स थी उनको रिवाइव करना, उनको जो है वो रिवाइव करना जो है वो इसका मेन टारगेट था। और 1857 का जो रिवोल्ट हो रखा है उसमें इन्होंने क्या किया है कि एंटी ब्रिटिश जो है वो सेंटीमेंट्स को स्प्रेड किए कर रखा है बहुत। यानी कि एक तरह से जो है वो एंटी ब्रिटिश वेव जो है वो उन्होंने स्प्रेड करी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 वहाबी मूवमेंट, और इन्होंने इस्लाम की जो प्योर टीचिंग थी उनको रिवाइव करने की कोशिश की है। देन उसके बाद लॉर्ड एल्गिन वन के बारे में एक और हमें जो है वो पॉइंट याद करना है। ठीक है, जो हमें एग्ज़ाम के लिए हेल्प कर सकता है। और इवन ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि इनकी जो डेथ है वो इन ऑफिस हो रखी है। मतलब जब ये एज अ गवर्नर जनरल थे उसी टाइम जो है वो इनकी डेथ हुई थी ड्यू टू हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक की अगर हम बात करें तो ये जब धर्मशाला के टूर पे थे, जब ये धर्मशाला के टूर पे थे तब जो है वो इनकी जो है वो डेथ हुई थी ड्यू टू हार्ट अटैक। ये की पॉइंट है जिसको हम याद कर सकते हैं। देन और मेजर इवेंट जो इनके टाइम पे हो रखे हैं, तो उसमें जो है वो शांति निकेतन, ये हम साथ में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सभी जो है वो हम साथ में पढ़ रहे हैं, तो आप इसके नोट्स जो है वो साथ में बना सकते हैं। शांति निकेतन जो है वो इनके टाइम पे बना था 1863 में, और इसको जो बनाया था वो बनाया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने, देवेंद्र नाथ टैगोर। और जितने भी जो हमारी पर्सनैलिटीज़ है उनको जो है वो हम साथ साथ में कवर कर रहे हैं, और देवेंद्र नाथ टैगोर के रिगार्डिंग भी जो है वो हम जल्दी ही जो है वो क्लास में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो उनका नाम है सर जॉन लॉरेंस। जॉन, LAWRENCE, सर जॉन लॉरेंस। और इनका जो टाइम रहता है वो रहता है 64 से लेकर 69। ठीक है, ये याद रखना है। फर्स्ट वॉइस रॉय कौन थे उसके बारे में जल्दी जल्दी बताओ। दैट इज योर लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, हम इसको रिवाइज कर सकते हैं साथ में। अब इनके टाइम पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें याद करना है, सबसे पहले एक अफगान चैप्टर हमने पढ़ा था, जिस तरह से जो है वो लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे अफगान पॉलिसी हुई। ठीक है, और हमने पूरा उसको डिस्कस किया। देन हमें जो याद रखना है इन अफगान के बारे में, इन्होंने कहा कि अफगान में जो हो रहा है होने दो, हमें कोई लेना देना नहीं अफगान से, हमें अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना है, हमें अपने बॉर्डर को स्ट्रॉन्ग करना है, अफगान से हमारा कोई वास्ता नहीं। तो इसको कहा जाता है पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी कहा जाता है इसको, मतलब कि अफगानिस्तान से कोई लेना देना नहीं है हमारा, अफगानिस्तान को जो करना है वो करे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो इनके टाइम पे हुए, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें आता है भूटान वॉर। भूटान वॉर, और ये जो भूटान वॉर है ये हो रखी है 1865 में। इसका जो रिजल्ट था वो था ट्रीटी ऑफ शिनचुला। शिन, SIN, शिन, CHULA, शिनचुला। ये बैटल का नाम याद रखना जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये कंफ्यूज होती है ट्रीटी ऑफ यंदोबो के साथ जो बर्मा वॉर में हो रखी है। तो भूटान वॉर इनके टाइम पे हो रखी है 1865 में। ठीक है, देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट इवेंट और 1864 में। ठीक है, 1864 में शिमला जो है वो समर कैपिटल बना दी गई थी
ब्रिटिश इंडिया की समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है वो शिमला को बना दिया गया था 1864 में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड सर जॉन शोर या सर जॉन लॉरेंस। देन उसके जॉन शोर नहीं होगा, ये लॉरेंस होगा, ठीक है। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट इवेंट इनके टाइम पे और हो रखा है, जिसमें अगर हम बात करें यहाँ पे, वो है देवबंद मूवमेंट। देवबंद मूवमेंट, ये जो देवबंद मूवमेंट थी, ठीक है, ये 1866 में हो रखी है। और इसमें अगर हम बात करें लीडर की, ठीक है, जो इसमें लीडर था उनका नाम था मोहम्मद, MOHA, मोहम्मद कासिम ननतवी एंड ननो तवी, ये जो है वो इसके लीडर थे, ठीक है, एक तरह से। और इसमें अगर हम एक पॉइंट और साथ में याद रखें कि ये जो है, ये भी जो है वो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी, या कि इन्होंने भी जो है वो रिवाइवल की तरफ जो है वो फोकस किया। देन उसके बाद एक और जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस टाइम पे बनी, उसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में बनी थी, और इसको बनाया था दादा भाई नरोजे ने। कहाँ पर? लंदन में। ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लंदन में जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, दादा भाई नरोजे ने बनाया था। और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, वो ये था कि जो भारत के जो अफेयर्स है, जो भारत में जो है वो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, उसके बारे में पूरे वर्ल्ड को या फिर लंदन में जो है वो अवेयर करवाना लोगों को कि ब्रिटिशर्स जो है वो ऐसा भारत में कर रहे हैं। अदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स की अगर हम बात करें जो इनके टाइम पे हुए, ठीक है, उसमें जो सबसे पहला छोटा इवेंट आता है, छोटा नहीं कहेंगे हम इसको लेकिन इंपॉर्टेंट है, वो है टीनेसी एक्ट ऑफ 1866। टीनेसी एक्ट ऑफ 1866। अब ये जो एक्ट था, इसका मेन टारगेट जो है वो पंजाब के लिए स्पेशली था। ये पंजाब एंड अवध वाले रीजन में हमने ये देखा था कि इसमें जो अगर हम बात करें 1857 से पहले भी और 1857 के रिवोल्ट में भी पीजेंट्स ने बहुत पार्टिसिपेट किया था। पीजेंट्स जो है वो बहुत परेशान थे ज़मींदार के ऑपरेशन से और हाई टैक्स डिमांड से, प्लस जो कैश क्रॉप्स इंट्रोड्यूस करी थी। तो ब्रिटिश सरकार ने पहले ही जो है वो एक प्रिवेंटिव मेजर ले लिया। उन्होंने पहले ही जो है वो टेनेंसी एक्ट जो है वो 1866 लेकर आ गए, जिसमें इन्होंने कोशिश करी कि जितने भी जो फार्मर्स के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको जो है वो सेटल करें, टू सेटल डाउन फार्मर्स रिवोल्ट। ये जो है वो मेन जो है वो इनका टारगेट था, इन्होंने जो है वो कोशिश करी। देन उसके बाद एक इवेंट और है इसमें इंपॉर्टेंट, दैट इज योर उड़ीसा फेमिन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो है एक कमीशन भी अपॉइंट किया गया था जिसका नाम था हेनरी कॉम्पबेल। हेनरी कॉम्पबेल जो है वो एक कमीशन जो है वो अपॉइंट किया गया था टू स्टडी उड़ीसा फेमिन, ठीक है, ये याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें भूटान वॉर को हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। इसमें शिमला जो है वो हमने कैपिटल बता दिया कि शिमला जो है वो कैपिटल बनाई थी। हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं, देवबंद मूवमेंट के बारे में हमने कवर कर दिया कि देवबंद मूवमेंट जो है वो उन्होंने लीड करी, ठीक है। भूटान वॉर हम कवर कर चुके हैं, देवबंद मूवमेंट हमने कवर कर दिया। आपका जो है वो एक तरह से जो है वो पॉलिसी ऑफ मास्टरल इनएक्टिविटी इन्होंने जो है वो लॉन्च करी। तो ये जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है जो किसके टाइम पे हुए, लॉर्ड जॉन लॉरेंस के टाइम पे। देन उसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को भी हमने पढ़ लिया। तो ये जो है वो एक तरह से जो है वो रिफॉर्म्स की मूवमेंट भी भारत में शुरू होती है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल और है जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, दैट इज लॉर्ड मेयो। ये हमारा जो है वो लास्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। लॉर्ड मेयो को जो है वो हम पूरा कवर करेंगे। लॉर्ड मेयो का जो टेन्योर रहता है वो रहता है 1869 से लेकर 1872 तक। इनके टाइम पे जितने भी जो इवेंट हो रखे हैं वो इवेंट डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें एक कंसेप्ट समझना है, दैट इज़ अभी तक तो हमने जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन के कंसेप्ट में लेजिस्लेटिव पावर को देखा था कि जो लेजिस्लेटिव पावर है वो मद्रास को भी दे दी, बॉम्बे को भी दे दी, और जो है वो आपका बंगाल के लिए भी चली गई। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, एक तरह से इन शॉर्ट अगर हम समझे कि फाइनेंशियल मतलब वित्तीय और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब वितरीकरण यानी कि विकेंद्रीकरण।
वित्तीय विकेंद्रीकरण ये जो है वो इनके टाइम पे हुआ। पुनः सार्वजनिक पुनः सार्वजनिक सभा ये जो है वो इनके टाइम पे बनी थी 1870 में। और जिस पर्सनैलिटी ने ये बनाई थी उनका नाम था एमजी रेनेडे। इनका नाम भी हमें साथ में याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देन उसके बाद इंडियन जो एक ऑर्गेनाइजेशन और इनके टाइम पे बनी है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन भी जो है वो इनके टाइम पे बनी 1870 में। ये ना मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं, तो इसलिए जो है वो हम ईयर्स को साथ में कवर कर रहे हैं। एक और इवेंट इनके टाइम पे हमें याद रखना है, दैट इज सेंसस। कि भारत का जो पहला सेंसस हुआ वो 1871 में गठित किया गया था और 1881 में कंप्लीट हुआ था। और इसके जो लीडर थे या चेयरमैन थे उनका नाम था सर विलियम विल्सन हंटर। स्टैटिस्टिकल सर्वे भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो इन्होंने जो है वो मतलब इनके इस गवर्नर जनरल के टाइम पे विलियम विल्सन हंटर की जो है वो चेयरमैनशिप में बना था। देन उसके बाद और छोटे छोटे इवेंट्स जो इनके टाइम पे हो रखे हैं, उसमें सबसे पहला जो इवेंट आता है, ठीक है, वो आता है स्टेट रेलवे का। पहले तो है रेलवे, हमें क्लियर याद रखना है कि रेलवे को इंट्रोड्यूस किया गया था 1853 में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। साथ में हम पिछला भी साथ में रिवाइज कर रहे हैं, तो इसलिए आप भी जो है वो उसको साथ साथ में पढ़ सकते हैं। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन वो रेलवे में स्टेट का कंसेप्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पर स्टेट रेलवे का कंसेप्ट आता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट इवेंट और आता है छोटा सा, दैट इज योर राजकोट कॉलेज। राजकोट कॉलेज, ये जो राजकोट कॉलेज था, या फिर अगर हम बात करें अजमेर कॉलेज, ये दो इंपॉर्टेंट कॉलेज है, अजमेर और राजकोट। इनका जो मेन काम था कि जो भारत के जो प्रिंसेस है, जो प्रिंसली स्टेट्स में जो प्रिंसेस है, उनकी पढ़ाई के लिए भाई उनको इन कॉलेजेस में भेजा जाएगा। तो ये मतलब जिस तरह से मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है वो भारत में एस्टेब्लिश हुआ था, तो इन्होंने ये क्लियर कहा कि अगर ये जो प्रिंसली स्टेट्स है इनको पढ़ाना है तो इनको भी जो है वो हम ब्रिटिश लैंग्वेजेस में या वेस्टर्न लैंग्वेजेस में जो है वो पढ़ाएंगे, ताकि जो है वो भारत में जो है वो और स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो बने। इवन प्रिंसली स्टेट्स के साथ जो है वो हमारी और जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो, ऐसा जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव था। देन उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम 1885 कांग्रेस को भी पढ़ेंगे, कि जिस तरह से जो है वो कांग्रेस बनी और कांग्रेस बनने के जो बैकग्राउंड था उसको हम कवर करेंगे। सेकंड हम जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ेंगे। ये क्लास जो है वो नेक्स्ट हमारी थोड़ी सी फैक्चुअल्स रहेगी कि 1885 से पहले जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस बनी, लाइक हमने बात करी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की, हमने बात की इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की, हमने बात की पूर्ण सार्वजनिक सभा या आर्य समाज, इन सभी को जो है वो हम जो है वो कवर करेंगे। देन उसके बाद जो है वो हम आईएनसी की फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे, और फिर हम जो है वो 1885 से लेकर 1910 तक जो है वो मॉडरेट फेज को पढ़ेंगे। मॉडरेट फेज के बाद हम एक्सट्रीमिस्ट फेज को पढ़ेंगे 1910 से लेकर 1920 तक, और फिर फाइनली जो है वो लास्ट फेज हमारी रहेगी 1920 से लेकर 1947, दैट इज योर गांधीयन फेज। और गांधीयन फेज को खत्म करने के बाद हम पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री को भी जो है वो साथ में कवर करेंगे टिल 2000। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।